वेलकम टू अन अकेडमी। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन्स एंड एनालिसिस। एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको मीन्स एंड एनालिसिस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन्स एंड एनालिसिस। जो टॉपिक है इसमें से हमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स। इसमें से भी हमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इज दिस फाइन? ठीक है। सो जो टॉपिक्स है ये, इनमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा मीन्स एंड एनालिसिस। हाँ जी, स्टार्ट करें। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, सो मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब क्या है? आपके पास क्या क्या मीन्स अवेलेबल है, साधन, ठीक है। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एंड्स, आपको किसी चीज का एंड चाहिए क्या, उनका एनालिसिस करना। मतलब आपके पास जो अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं वो देखने, और एंड में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, उसका फाइनल आंसर एंड में मिलना चाहिए। उन दोनों को देखकर चलेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। मीन्स एंड एनालिसिस कैसे काम करता है ये देखिए। पहली बात तो मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी गोल स्टेट है। ये मतलब आपके पास है, ये आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप करंट स्टेट के ऊपर ऑपरेटर लगाकर सब गोल बनाएंगे। सब गोल का मतलब मैं समझाती हूँ। पहले ही स्टेप में ऐसा नहीं कभी भी हमारे साथ होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसा मुश्किल है कि पहले ही स्टेप में हम कहें जी हमारा आंसर आ गया, सारे ऑपरेटर लगा दिए। एक ही स्टेप के ऊपर, इनिशियल स्टेट के ऊपर सारे ऑपरेटर लगाने पॉसिबल नहीं है, जा कह लो वो लेंथी हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम एक गोल की जगह पे सब गोल्स बना लें। सब गोल्स मतलब पहला गोल हमने बना दिया कि ये वाला सर्कल नहीं दिखना चाहिए, ये पहला गोल है क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा। दूसरा गोल हमने कर दिया जो ये डायमंड है बाहर आ जाए। थर्ड गोल हमने कर दिया ये डायमंड है जो बड़ा हो जाए। दिस इज कॉल्ड सब गोलिंग। मीन्स एंड एनालिसिस इसी आधार के ऊपर, इसी बेस के ऊपर काम करता है कि अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले छोटे टुकड़ों में बांट के छोटे छोटे टुकड़ों को सॉल्व कर लो, फिर उसको ग्लूइंग अप कर दो। जो भी सॉल्यूशंस आपके पास आए हैं उन सभी को मिला दो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने नोट किया हम कर क्या रहे हैं। जब हम मीन्स एंड एनालिसिस लगा रहे हैं, कभी हम इधर से इधर जाएंगे, कभी हम इधर से इधर देखेंगे, ठीक है ना। कभी हम फॉरवर्ड सर्च लगाएंगे, कभी हम बैकवर्ड सर्च लगाएंगे। समझ लगी बात? ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च स्ट्रेटजीज जो है वो मिक्स हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे मैथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे 4x प्लस 3y मल्टीप्लाई 4x प्लस 9x, ऐसे केस में हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या बन गया, 13x बन गया।
फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, लाइक 13x मल्टीप्लाई 4x, फिर 3 बाई मल्टीप्लाई 13x, इस तरह से। ठीक है, मतलब क्या था, एक ही स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी मुश्किल हो जाती है, बल्कि है, थोड़ी सी बड़ी है। तो ऐसे केस में हम पहले उसके छोटे छोटे पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो मीन्स एंड एनालिसिस इसी बेस के ऊपर काम करता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीन्स एंड एनालिसिस क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है? इसमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम पड़ी है, क्या प्रॉब्लम है? ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपको गोल चाहिए, मिलाओ। ठीक है, तो इस केस में हम क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं, वो सारे स्टेप्स के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात? फीडबैक दो। ठीक है, तो इसका टॉपिक करवाने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट हियर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हमें कैसे आते हैं? मीन्स एंड एनालिसिस के 2-3 ईयर्स में कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग पायल। चलो, तो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन की जस्ट रीडिंग लो। The mean and analysis process centers around the detection of difference between current and goal state. मीन्स एंड एनालिसिस का मेन काम क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है? करंट एंड गोल के बीच का डिफरेंस फाइंड करना। वंस सच अ डिफरेंस इज आइसोलेटेड, जब ऐसा डिफरेंस मिल जाए तो एन ऑपरेटर दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस मस्ट बी फाउंड। तो फिर एक ऐसा ऑपरेटर ढूंढना है जो उस डिफरेंस को कम करेगा। बट परहैप्स दैट ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू करंट स्टेट, पर वो ऑपरेटर जो है, जितने भी आपने ढूंढे, वो करंट स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं होते। सो अ सब प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग टू स्टेट इन विच इट कैन बी अप्लाइड इज सेटअप। तो जो वो ऑपरेटर है, वो जिस सब प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, वो तय की जाती है। द काइंड ऑफ बैकवर्ड चेनिंग, इस तरह की बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है, जिसमें इन विच ऑपरेटर्स आर सिलेक्टेड एंड देन सब गोल्स आर सेट अप, जिसमें ऑपरेटर सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद सब गोल सेट किए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कॉल्ड? बैकवर्ड प्लानिंग, गोल स्टैक, देन ऑपरेटर सब गोलिंग, फिर है ऑपरेटर अब ओवरलोडिंग। क्वेश्चन तो पता चल गया ना क्या है? बिल्कुल थ्योरी है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं, पूरी थ्योरी समझते हैं, फिर वापस इसके और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो, सो दिस इज द शीट। मैं चाहूंगी 2 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट इसके हर स्टेप की रीडिंग ले। means and analysis, forward and backward search strategies mixed। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च स्ट्रेटेजी मिक्स की जाती है। सॉल्व मेजर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट, पहले बड़े प्रॉब्लम्स जो मेजर पार्ट है उनको सॉल्व किया जाता है। देन गो बैक एंड सॉल्व स्मार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे आपने इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया,
मान लो आप इसको भी कर सकते हो ऐसे, अलग अलग कर लिया, दिस आर मेजर पार्ट्स। उसके बाद जब आप इन मेजर पार्ट्स को ग्लू करेंगे, जोड़ेंगे, उस वक्त कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम पैदा होएगी, ठीक है ना, ग्लूइंग के वक्त। फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। मीन्स एंड एनालिसिस अलाउ अस टू डू दैट, सिंपल। मीन्स एंड एनालिसिस में हम ऐसा कर सकते हैं। कैसा? कि पहले मेजर पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर उन मेजर पार्ट की ग्लूइंग करते वक्त जो स्मॉल प्रॉब्लम आई है उनको हम सॉल्व करेंगे। टॉपिक क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? दिस प्रोसेस एम्स अराउंड द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंस। दिस प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है, इसका मेन एम क्या है? डिटेक्शन ऑफ डिफरेंस। इसमें हम डिफरेंस ढूंढते हैं। किसका डिफरेंस? करंट एंड गोल का। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप इन पॉइंट को उस डायग्राम के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम थी, इसमें ये इनिशियल स्टेट थी, ये गोल स्टेट थी, ठीक है। हमें ये इनिशियल से गोल स्टेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये सारे स्टेप एक में तो हो नहीं रहे, तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया? डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद डिलीट के बाद मैं इस को बाहर मूव करना चाहती हूँ, मूव कर दिया डायमंड को बाहर। फिर उसके बाद मैं इस डायमंड को बड़ा करना चाहती हूँ, स्केलिंग, एक्सपैंड कर दिया। तो आपने नोट किया जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में बांट लिया। डन? ठीक है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में कैसे बांटा? मैंने जो गिवन डायग्राम थी ये भी देखी, ये भी देखी, जो चाहिए वो भी देखा। सो अगर इधर से देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड सर्च, अगर हम इधर से देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड सर्च। ठीक है, पहली लाइन में हमने यही लिखा है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्च स्ट्रेटेजी मिक्स करेंगे। मेजर पार्ट जो प्रॉब्लम का है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, जैसे डिलीट करना मेजर पार्ट था, बाहर मूव करना मेजर पार्ट था, इस तरह से। ठीक है। इस डायग्राम में तो कोई ग्लूइंग की प्रॉब्लम नहीं आई, पर अगर यही मैथ वगैरह का कंसेप्ट होता, दो चीजों को जोड़ना पड़ता, तो वहां पे कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है ग्लूइंग की। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 4x प्लस 39x, उसकी मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 10x के साथ, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले 43x आया, मेजर पोर्शन है ये। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे जो कि 16x आया, फिर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि समथिंग ऑफ x स्क्वायर आया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट मेजर पोर्शन। ये भी क्या है? मेजर 1 है, 2 है। अब ये क्या है? स्मॉल प्रॉब्लम्स है, इनको हमें ग्लूइंग करनी है, मिलाना है। ये नई प्रॉब्लम आ चुकी। ठीक है, बस दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? दिस प्रोसेस एम्स अराउंड। जब भी हम मीन्स एंड एनालिसिस लगाते हैं, इसका मेन एम यही होता है, करंट एंड गोल में से डिटेक्शन करनी डिफरेंस की। दोनों में डिफरेंस क्या है वो ढूंढना। हाँ जी, क्लियर? सेकंड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वंस सच अ डिफरेंस इज आइसोलेटेड। जब आपको ऐसा डिफरेंस मिल गया कि डिफरेंस क्या है, मैं जस्ट डिफरेंस की बात कर रही हूँ। जब आंखों ने बता दिया कि एक तो ब्लैक वाला सर्कल नहीं है, एक वो डायमंड बाहर है और थोड़ा सा बड़ा भी है, जब आंखों ने बता दिया, डिटेक्शन हो गई डिफरेंस की, तो हम उसके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं। जैसे मैंने ऑपरेटर क्या लगाया था? पहले डिलीट का, फिर मूव का, फिर एक्सपैंड का। हाँ जी, समझ लगी बात? ठीक है। वंस सच अ डिफरेंस इज आइसोलेटेड, जब ऐसा डिफरेंस आंखों के सामने आ गया,
एन ऑपरेटर दैट कैन रिड्यूस द डिफरेंस, तो फिर हम एक ऑपरेटर लगाएंगे जो उस डिफरेंस को रिड्यूस करे। रिड्यूस मतलब कम, समझ लगी? ठीक है, जो डिफरेंस कम करे ऐसा ऑपरेटर हम ढूंढेंगे। आगे नेक्स्ट सुनो, हमने तो 3 ऑपरेटर ढूंढ लिए, डिलीट, मूव, एक्सपैंड। इसीलिए सारे ऑपरेटर करंट स्टेट के ऊपर लगाने पॉसिबल नहीं है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। बट ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू करंट स्टेट, ठीक है ना, हम करंट स्टेट के ऊपर ऑपरेटर नहीं लगा सकते। सो वी सेट अप सब प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग टू स्टेट इन विच इट कैन बी अप्लाइड, तो फिर हम सब प्रॉब्लम्स बना लेंगे जिनमें हम ये ऑपरेटर लगा पाए। डन? ठीक है, आगे देखो, द काइंड ऑफ बैकवर्ड चेनिंग in which operator are selected and then subgoals are set up, establish the preconditions of operator is called operator subcalling. This is the line which is very important. So इस तरह की बैकवर्ड चेनिंग जिसमें हम ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं और फिर ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम सब गोल्स बनाते हैं। ठीक है, सब गोल्स सेट अप टू एस्टेब्लिश द प्री कंडीशंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स की प्री कंडीशन के लिए, तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर सब गोलिंग। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर सब गोलिंग। समझ लगी बात? ठीक है, तो नेक्स्ट इसी शीट की रीडिंग लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और शीट है और मुझे कंफर्मेशन दे दो अगर सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, सो ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके। काइंड ऑफ बैकवर्ड चेनिंग, एक बैकवर्ड चेनिंग जिसमें हम ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने ना यहाँ पे ऑपरेटर तय किया, मैं कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगी? डिलीट का। ठीक है, ये मैं डिलीट क्यों लगा रही हूँ, किसकी हेल्प से? बिकॉज मैंने एक कंसेप्ट यूज किया है जहां पे बैकवर्ड चेनिंग का। बैकवर्ड चेनिंग क्या है? बैकवर्ड से मुझे पता चलता है कि मुझे चाहिए क्या, डिफरेंस क्या है। तो मैं बैकवर्ड चेनिंग के साथ ऑपरेटर सिलेक्ट करूंगी, मैं कौन सा लगाऊं। ठीक है, मैंने ऑपरेटर तो सिलेक्ट कर लिया, डिलीट का लगाऊंगी, मूव का लगाऊंगी, एक्सपैंड का लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि सारे ऑपरेटर एक ही कंडीशन के ऊपर लगाने पॉसिबल नहीं, तो फिर मैं वहां पे सब गोल्स बना लूंगी। सब गोल, ये मेरा सब गोल नंबर 1 है, ये मेरा सब गोल नंबर 2 है, दिस इज माई सब गोल नंबर 3 जो कि फाइनल है। मैंने क्या बना दिए? सब गोल्स बना दिए। सब गोल्स आर सेट अप द काइंड ऑफ बैकवर्ड चेनिंग इन विच ऑपरेटर आर सिलेक्टेड, जिसमें हम ऑपरेटर सिलेक्ट करते हैं, एंड देन सब गोल्स आर सेटअप, उसके बाद हम सब गोल्स सेटअप करते हैं टू एस्टैब्लिश प्री कंडीशंस ऑफ ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपरेटर सब गोलिंग। प्री कंडीशंस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की प्री कंडीशंस क्या है हमें डायग्राम से पता चली, ये ऑपरेटर लगेगा, तो इसी को ऑपरेटर सब गोलिंग कहते हैं। टॉपिक क्लियर? ठीक है, फिर से चेक कर लो फर्स्ट पॉइंट, अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं फिर हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्ड समटाइम ऑपरेटर डज नॉट प्रोड्यूस एग्जैक्टली गोल स्टेट, है ना। तो समटाइम क्या होगा, ऑपरेटर हमें पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली गोल स्टेट नहीं देता, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव अ सेकंड सब प्रॉब्लम।
ठीक है ना, सेकंड सब प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पहले सब गोल ने हमें नेचुरली है, सब गोल का मतलब ही ये है, पहला सब गोल क्या है, छोटा सा गोल, तो वो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। समटाइम ऑपरेटर डज नॉट प्रोड्यूस एग्जैक्टली गोल स्टेट नहीं आएगी, सब गोल स्टेट आ रही है उससे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव अ सेकंड सब प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी, ठीक है। बट इफ द डिफरेंस वाज चूजन करेक्टली, if operator is really effective to reducing the difference, then two subproblems such should be easier to solve than original problem, ठीक है ना। अगर आपने डिफरेंस बहुत सही चूज किया है, आपने डिफरेंस सही फाइंड आउट किया है कि जी इसमें और गिवन में ये डिफरेंस है, गोल एंड गिवन में, ठीक है, ये डिफरेंस है, फिर उसके बाद आपने सही ऑपरेटर ढूंढ लिया, इट मीन्स टू से आप ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कर सकते हो गई। आगे है, मीन्स एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड रिकर्सिवली। इसके स्टेप जो है बार बार लगते हैं, क्यों, क्योंकि बार बार हम सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, इसलिए ये रिकर्सिवली लगता है। हाँ जी, टॉपिक क्लियर। इसी के साथ मीन्स एंड एनालिसिस के हमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, थ्योरी बेस्ड ही है सिर्फ, बात है अगर टॉपिक समझे तो आप आंसर दे पाओगे। सो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था, मीन्स एनालिसिस प्रोसेस सेंटर्स अराउंड द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड गोल, once such difference is found then reduce the difference one applies। ठीक है, हम उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड सर्च, backward search, bidirectional search, an operator that can reduce the difference। क्या लगाएंगे, जब वो डिफरेंस सामने आ गया, उसने लिखा क्या है क्वेश्चन में, कहता वंस सच अ डिफरेंस इज फाउंड, वो डिफरेंस हमें किससे मिला था, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड सर्च से, ठीक है। वंस अ सच डिफरेंस इज फाउंड, अब वो कहता वो डिफरेंस हमारे सामने है, इसके बाद आप उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या लगाओगे, ऑपरेटर। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2013 का है, ठीक है। इसमें वो क्या दे रहा है आपको, रीडिंग लो, ठीक है। सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, सेम मैंने दी है आपको। The means and analysis process centers around the detection difference between current and goal, ठीक है। Once such a difference is isolated, an operator that can be reduced the difference must be found। लास्ट क्वेश्चन आपका यहां तक था, बस कि हम उस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या लगाते हैं, ऑपरेटर, उसका आंसर ऑपरेटर था। इसमें नेक्स्ट वर्डिंग है, बट परहैप्स ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन करंट स्टेट, करंट स्टेट के ऊपर हम ऑपरेटर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हम उसके लिए स्मॉल गोल्स बनाते हैं एंड इस सारी प्रोसेस को कहते क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर सब कोलिंग। हाँ जी, टॉपिक क्लियर, वेरी नाइस, डन। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक आपके लिए ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस के आंसर देने। नहीं तो जनरली ये रहता है कि थ्योरी में करनी पड़ेगी क्रैमिंग, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद दैट वन डायग्राम, वो इसीलिए एक्सप्लेन किया था सो दैट थ्योरी की बात को समझ पाए। नेक्स्ट बात क्या है वो भी सुन लो, इसको आप एक एग्जाम्पल के साथ भी रिलेट कर सकते हो। जैसे आप किसी पेपर में हो, आगे पीछे से आपने पूछ लिया कि जी आंसर क्या है, मैथ का पेपर था,
ठीक है, टीचर ने बोला है कि कोई इक्वेशन सॉल्व करो, आगे पीछे से पूछ लिया कि x की वैल्यू क्या आ रही है, उसने बता दिया कि -2 कुछ भी आ रही है। आपने क्या किया, बीच में आपको आता नहीं था सोल्यूशन, ठीक है, कैसे भी करके यहाँ पे आप लिख कर आते हो बड़े बड़े अक्षरों में आंसर। क्यों? क्योंकि समटाइम टीचर क्या है, पेपर्स 100 आए हैं एक टीचर के पास, तो इतने पेपर लिमिटेड टाइम में चेक करने मुश्किल होते हैं, टेबल मार्किंग में ऐसा ही होता है। तो व्हाट टीचर विल डू हियर, ठीक है, वो अगर ये है देन ही विल थिंक दैट योर आंसर इज करेक्ट। आपकी भी ये मेंटेलिटी है कि टीचर ऐसा करेगा तो फिर आप ऐसे करते हो, बीच में खिचड़ी डाल दी। समटाइम अगर आपको उसका आंसर मिल गया तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है, ठीक है, वो आप कर पाते हो करेक्ट, इन बिटवीन भी आप करेक्ट कर देते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको उसका उसके आंसर के साथ मिलाना आ जाता है। हाँ जी, डन। This is the question. Mean and analysis centers around the detection of difference between current and goal. One such difference, then reduce the difference. ये 2 बार आया हुआ है, ठीक है। All simple. Very good. D option correct answer. मैं चेक कर रही हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहा इसका। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जितने भी आए थे। हाँ जी, अगर मीन्स एंड एनालिसिस क्लियर हो चुका, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहेंगे, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये भी थ्योरी बेस्ड है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग। सो कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड की गेम आती है, उसमें कहीं पे लिखा होता है अक्रॉस मीन्स दिस, कहीं पे लिखा होता है डाउन मीन्स नीचे को, लिखा होगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 legs used as camera stand। ठीक है, ऐसा लिखा होगा कि कैमरा स्टैंड जो के लिए जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, और ब्रैकेट में लिख देगा कि वो 6 करेक्टर्स का होगा, ठीक है, और लिखेगा कि वो डाउन में आएगा, और साथ में वो हमें लिखेगा कि जो ये है इसमें नंबरिंग भी दी होती है, लाइक 1 नंबर इस तरह से, 6 नंबर इस तरह से, ठीक है। तो जो डाउन में 7वां नंबर है उसका आंसर बताओ फिर क्या आएगा। तो यहाँ पे कहीं 7वां नंबर है डाउन में, तो आपको यहाँ पे फिल करना होता है कि ये ट्राइपोड होता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्राइपोड बोलते हैं, कैमरा स्टैंड ऑफ 3 legs। दिस इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बता दो, किसी भी स्टूडेंट को है जिसको क्रॉसवर्ड ना पता हो? सभी को पता है ना? मैंने बताया अभी आंसर, ये देखो, ये क्रॉसवर्ड होता है। इंग्लिश वकैब हाई करने के लिए ये यूज किया जाता है।
क्रॉसवर्ड पजल, न्यूज़पेपर में आता है ये। मैं ला रही हूँ पिक्चर इसकी, ठीक है, रीड करो। दिस इज क्रॉसवर्ड, ये पिक्चर भी आधी आई है। जैसे दिस इज कॉल्ड अक्रॉस, दिस इज कॉल्ड डाउन, ये 1 नंबर। इन्होंने दे रखा है कंट्री वर्जन, पीछे कुछ और दिया होगा, ठीक है। तो साथ में इसके देखो कितने करेक्टर्स आएंगे, 8, ठीक है। 8 करेक्टर्स का कोई वर्ड आएगा यहाँ पे जो कि इसके लिए यूज किया जाता है। समझ लगी बात? दिस इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे कुछ फिल कर दिया, कोई नेम, उसका जो ये सेकंड करेक्टर है, सेकंड करेक्टर, जब आप ये फिल करोगे करेक्टर डांस, इसका वो 4th करेक्टर होगा। मतलब ये चीज भी मैच करनी चाहिए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड, ठीक है। डन। ठीक है, इसको जो क्रॉसवर्ड है इसको कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कहा जाता है। उसी तरह से ये है, न्यूज़पेपर में आती है गेम सुडोकू। इसके कुछ रूल्स है कि ये बॉक्स है, 1 से लेके 9 तक डिजिट लगाने हैं, ना तो वो बॉक्स में रिपीट हो, ना ही वो रो में, ना ही वो कॉलम में। ये रूल होते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या कुछ आ चुका, 1 2 3 8। मुझे देखना है किसी पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। एक तो 1 2 3 8 में से नहीं कुछ आएगा, ऊपर से 7 भी नहीं आएगा, और ना ही 9 आएगा, क्योंकि बॉक्स में कुछ नहीं रिपीट होना चाहिए, ना ही कॉलम में कुछ रिपीट होना चाहिए, ना ही रो में कुछ रिपीट होना चाहिए। समझ लगी बात? बोलो, ठीक है ना? ये रूल्स है। इसके साथ ब्रेन एक्टिव होता है, ऐसी गेम्स के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। जैसे आई एम श्योर
कि 3 यहाँ पे आएगा। मुझे कैसे पता चला? इस बॉक्स में 3 था नहीं, इस बॉक्स की सेकंड रो में 3 नहीं आएगा, ना ही थर्ड रो में 3 आएगा, ना ही थर्ड कॉलम में। तो यही तो बचा 3 के लिए। सेकंड रो में नहीं, क्यों नहीं आएगा? ये रो में पड़ा है, इधर रो में पड़ा है, इस कॉलम में 3 पड़ा है। बोलो, समझ लगी बात? ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। हाँ जी, डन। ठीक है। अब नेक्स्ट बात सुनो। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में हम कर क्या रहे हैं? कुछ वैल्यूज को लिख रहे हैं, पर कुछ शर्तों का ध्यान रखते रखते। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं वो पर्टिकुलर जगह जहां पे हम रखना चाहते हैं डेटे को। तो दिस इज योर वेरिएबल, दिस इज योर वेरिएबल। एक तो वेरिएबल्स होते हैं, और होता है डोमेन फॉर ईच वेरिएबल। डोमेन फॉर ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल का डोमेन। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, इस वेरिएबल का डोमेन क्या है? इसका 1 2 3 नहीं है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 9 नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड डोमेन। सभी का अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल डोमेन जस्ट 1 to 9 है। पर जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के डोमेन की बात करते हैं, तो जो चीजें वहां पे आ चुकी उस बॉक्स में, वो उसका डोमेन नहीं है। क्लियर? ठीक है। फिर डोमेन आ गया, फिर उसके बाद थर्ड रूल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अगर हम इसका डोमेन 1 to 9 लिख दे तो भी सही है। डोमेन क्या है? सभी का 1 to 9। कांस्टेंट क्या है? शर्तें, रूल्स। रूल्स लगा के ढूंढना है। यहाँ पे क्या आएगा? हमने रूल लगा के ढूंढ लिया, 4 5 6 में से कुछ आएगा, पर आएगी एक ही चीज। इसलिए हम ब्लाइंडली 4 आएगा 5 आएगा ऐसा नहीं लिख सकते। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। While launching these classes, I always deal with constant satisfaction problems. मुझे टॉपिक कवर करने हैं ये। ठीक है, टॉपिक्स है। उसके बाद मुझे कितने दिन लगाने हैं, उसके बाद मैं सारा कुछ प्लान करके मैंने लॉन्च कर दिया। उसके बाद इन सारी चीजों को अब मैं इन दिनों में पूरा कर रही हूँ, कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रही हूँ। इस क्लास में मैंने ये टॉपिक कवर किया, स्टूडेंट को समझ भी आ गया। इस क्लास में मैंने ये टॉपिक कवर किया, समझ भी आ गया। ऐसे ही कवर करना है सो दैट टॉपिक सारे कवर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है? ह्यूरिस्टिक सर्च बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वी विल सेटिस्फाई सम कांस्टेंट। कुछ शर्तों को हम पहले पूरा करेंगे। इफ अ डिसीज, इट इज अ डिसीजन प्रॉब्लम। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन भी क्या है? डिसीजन प्रॉब्लम है। सुडोको में हम डिसीजन ले रहे थे, कहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, क्रॉसवर्ड में भी तो डिसीजन था, कहाँ पे क्या आएगा? मेक डिसीजन विदाउट वॉयलेटिंग कांस्टेंट। डिसीजन लेने हैं पर शर्तों को तोड़े बिना। लाइक इसमें शर्तें नहीं तोड़नी। क्लियर? ठीक है। sometimes some solutions are better than others, sometimes we want best solution। चाहे हमें बाकियों से बेटर सोल्यूशन चाहिए तो भी हम कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन लगा सकते हैं, अगर हमें बेस्ट चाहिए तो भी हम लगा सकते हैं। टॉपिक क्लियर? तो क्या कुछ होता है कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन में? 3 चीजें। सेट ऑफ वेरिएबल, डोमेन फॉर ईच वेरिएबल, सेट ऑफ कांस्टेंट। वेरिएबल क्या थे? वो प्लेस,
जहां पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, दैट इज वेरिएबल। डोमेन क्या था, 1 to 9 था सभी का सुडोको में। सेट ऑफ कांस्टेंट क्या थे, शर्तें, रूल्स, नो रेपिटेशन इन रो, कॉलम या फिर बॉक्स। हाँ जी, समझ लगी बात। तो सुडोकू की मैंने बात की है, मैंने क्रॉसवर्ड की बात की है, आप समझ चुके हो ये कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम में क्या होता है। पहली प्रॉब्लम मैंने लिखी है एन क्वीन प्रॉब्लम, चाहे कह दो 8 क्वीन प्रॉब्लम। एन की जगह पे हम कितनी भी क्वींस का नेम लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन है। क्रिप्ट अरिथमेटिक, क्रॉसवर्ड, मैप कलरिंग, लैटिन स्क्वायर, सुडोको, ये सारी कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है। क्या नेम याद हो जाएंगे? ठीक है, अब हम देखते हैं इनके रूल्स। पहला क्या है, एन क्वीन या फिर 8 क्वीन। 8 क्वीन या फिर एन क्वीन का मतलब क्या है कि आपको 8 क्वींस को बिठाना है, ठीक है, 8x8 बोर्ड के ऊपर। दिस इज अ 8x8 बोर्ड और आपके पास क्वींस भी कितनी है, 8 क्वींस है, ठीक है, इनको बिठाना है। तो कोई भी क्वीन दूसरे को अटैक ना करे, ऐसे बिठाना है सो दैट इट अटैक ना करे। अब अटैक के भी रूल है। अगर कोई क्वीन सेम रो, सेम कॉलम या फिर उसके डायगोनल में आ जाए तो वो अटैक कर सकती है। इसका मतलब है अगर मैंने एक क्वीन को यहाँ पे बिठा दिया, अब मैं इसके कॉलम या फिर रो या फिर डायगोनल में नहीं बिठा सकती किसी को। अब मैं यहाँ पे बिठा दूंगी, यहाँ पे बिठा दिया, अब इस कॉलम, इस रो या फिर इसके डायगोनल में कोई नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड 8 क्वीन पजल, जो कि कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन है। डन। 8 क्वीन, ठीक है। फिर क्या है, क्रिप्ट अरिथमेटिक। क्रिप्ट अरिथमेटिक की आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी है, रोड प्लस क्रॉस इज इक्वल टू डेंजर, कुछ ऐसा लिखा होता है। ये भी क्रिप्ट अरिथमेटिक की ही प्रॉब्लम है। क्रिप्ट अरिथमेटिक का कंसेप्ट क्या है, इसके रूल्स क्या है क्रिप्ट अरिथमेटिक के, इसके रूल्स जो है, लेट्स डिस्कस दोज रूल्स। ये है क्रिप्ट अरिथमेटिक, ठीक है। 2 + 2 आ गया जी, कहता 4। तो आपको बताना है कि आप 0 से लेके 9 तक इसकी वैल्यूज क्या लोगे। तो 0 से लेके 9 तक क्या हो चुका, डोमेन। पर डोमेन किसका हो चुका, हर वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है, टी, डब्ल्यू, ओ, एफ, यू, आर, ये वेरिएबल्स है, क्योंकि इनकी जगह पे हमें वैल्यू को पुट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे यहां पे देखो 2 + 2, दिस इज 2, 2 + 2 4। मुझे जहां जहां पे भी टी आएगा मुझे सेम सिंबल लेना है, मैं कोई भी चूज करूं, और साथ में शर्तें फुलफिल होनी चाहिए। क्या, कि डोमेन क्या होगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अगर यूनिक सिंबल होगा, यूनिक नंबर होगा। यूनिक नंबर का मतलब है अगर आपने 7T को असाइन कर दिया तो आप 7 किसी और को असाइन नहीं कर सकते। और अगर किसी चीज को कोई असाइन कर दिया और वो ओ कितनी बार भी रिपीट हो रहा है, वहां पे हमेशा हमारा 5 ही आएगा। टॉपिक क्लियर रूल का? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमें ये आया है, क्या था, ये क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम है। सेंड प्लस मोर
इज इक्वल टू मनी। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? लो जी, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन है, ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट बात सुन लो, अगर मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी लूं, आपको नहीं लग रहा ये कैरी है? ठीक है, 4 बिट का था, ये भी 4 बिट का था, ये 5 बिट का आ गया, तो ऑब्वियस है ये कैरी है। कैरी की वैल्यू क्या यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, आप खुद सोचो। हमारे डिजिट 0 से लेके 9 तक है, मान लो मैं इसके लिए 9, तो ऑब्वियस है इसके लिए मैं 8 ले सकती हूँ। 9 में 8 जब हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारी हमेशा क्या आएगी? 1। आपको मेरी बात समझ आई? m की वैल्यू, कैरी की वैल्यू 1 आएगी। इट मींस यहां पे भी हमें 1 लेना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? पता चली बात मैं क्या कहना चाहती थी? कि क्रिप्ट अरिथमेटिक में जब भी कैरी है कोई, तो कैरी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम 1 पॉसिबल है। ठीक है ना? मैक्सिमम 1 कैसे पॉसिबल है? अगर जो भी वैल्यूज है इनको जब हम ऐड कर रहे हैं, जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज है, एक को 9 मान लो, एक को हम 8 रख रहे हैं क्योंकि वो दोनों डिफरेंट थी। ठीक है, मैंने तो मैक्सिमम केस लिया था। 9 में 8 ऐड किया तो ये वैल्यू हमारी 1 ही आई, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे 8 भी नहीं मैं ले सकती, 1। अगर मैं 1 भी ले रही हूँ, ये 9 है, फिर भी 10, मतलब ये 1 ही आ रहा है। टॉपिक क्लियर? बेटर समझोगे आप एक एग्जाम्पल के साथ। सो दिस इज द क्वेश्चन, चेक करो सभी स्टूडेंट्स, क्या वर्डिंग है, हर एक स्टेप को चेक करो। ठीक है, डन एवरीबडी? ठीक है, assume that each alphabet can have value from 0 to 9। ठीक है, ये है। वो कहता कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? नो टू अल्फाबेट कैन हैव सेम न्यूमेरिक वैल्यू। बिल्कुल ट्रू है, किन्हीं भी 2 अल्फाबेट की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। ये कहता एनी 2 अल्फाबेट कैन हैव सेम वैल्यू। नो सर, गलत हो आप। डी की वैल्यू 0, डी की 1। डी क्या है? ये है। ये क्या है? ये 5 डिजिट थे, ये 5 थे, ये 6 है, छठा डिजिट है डी, तो डी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। कैरी है वो। सो 1 एंड 4 करेक्ट है, सो बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर सभी को? वेरी नाइस। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया ना? रूल्स समझ आने चाहिए, लॉजिक समझ आना चाहिए। चलो तो देखो, डू यू अंडरस्टैंड एन क्वीन, 8 क्वीन, सुडोकू, क्रॉसवर्ड? ठीक है ना? आपको एन क्वीन समझ आ चुका, क्रिप्ट अरिथमेटिक के रूल पता चल चुके, क्रॉसवर्ड के रूल पता चल चुके, देन 8 क्वीन, देन सुडोकू। फिर उसके बाद है लैटिन स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, लैटिन स्क्वायर भी एन क्वीन के जैसा है। बस आपको अगर 4x4 का स्क्वायर है तो 1 to 4 डिजिट लिखने हैं, सो दैट ना कोई रो ना कोई कॉलम में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेकर आ रही हूँ लैटिन स्क्वायर की। ये देखो, ये आपका 1x1 का था, एक डिजिट रखना था, रख दिया। ये 1x2 का है, 2x2 का है, तो इसमें आपको 2 डिजिट रखने हैं। ये 3x3 का है, 3 डिजिट रखने हैं, सो दैट कॉलम में रेपिटेशन ना हो, रो में रेपिटेशन ना हो। आप चेक कर लो पूरी डायग्राम में, 1 2 3 1 2 3 ही दिखेगा आपको हर रो हर कॉलम में। ये 4x4 है, इसमें 1 2 लेके 4 तक रखेंगे। नो रेपिटेशन इन रो, नो रेपिटेशन इन कॉलम। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये हो गया हमारा लैटिन स्क्वायर। रूल्स पूछ सकता है, मैंने क्वेश्चन दिखाया ना आपको क्रिप्ट अरिथमेटिक, घुमा फिरा के उसने रूल्स ही पूछे थे आपसे। ठीक है ना?
कि कहता 2 की वैल्यू सेम हो सकती है 2 अल्फाबेट की, नहीं हो सकती। फिर कहता डी की वैल्यू क्या आएगी, डायगोनल का कोई रूल नहीं था लैटिन स्क्वायर में, ठीक है। फिर क्या है, मैप कलरिंग, ठीक है। मैप कलरिंग का मतलब क्या है, एडजॉइनिंग कंट्रीज, एडजॉइनिंग सिटीज जिनके बीच में एक दीवार सेम है उनको सेम कलर नहीं देना, दैट इज मैप कलरिंग। जैसे ये एक मैप है तो कलर करना चाहते थे, मान लो क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको रेड कलर दे दिया या ग्रीन या फिर ब्लू, 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। ऐसे ही अगर रेड दिया था तो हम यहाँ पे ग्रीन या ब्लू रख सकते हैं, अगर ग्रीन या ब्लू रख दिया तो ऑब्वियस है नीचे मैं ब्लू रखूंगी, इधर मैं नीचे ग्रीन रखूंगी, ठीक है। मतलब क्या है, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन, दीवारों का कलर सेम नहीं होना चाहिए। नो टू कंट्रीज विच हैव सेम कलर शुड possess common, should not possess common wall, कॉमन दीवार नहीं होनी चाहिए, और कम से कम कलर यूज करने होते हैं। रेड कलर देखो वापिस आ गया, फिर नीचे कौन सा कलर आ जाएगा, ऑब्वियस है ब्लू कलर, उससे नीचे फिर से रेड कलर आ जाएगा। हाँ जी, डू यू अंडरस्टैंड, मैप कलरिंग ग्राफ कलर के जैसा, वेरी। बस काम खत्म, इसके साथ ही आपका कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन खत्म। क्या पूछ सकता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। पहले तो नेम पूछ सकता है, कौन सी टाइप इनमें से कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन है, या फिर इनमें से किसी भी टाइप का नेम दे देगा, बताओ ये किसकी टाइप है। क्लियर, चेक करो इस क्वेश्चन को। तो क्या है, मैप कलरिंग, बी ऑप्शन, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, डन। ठीक है, चलो। तो एक ना हमारा, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उस टॉपिक की, एक ना ए ओ स्टार होता है, इसको बोलते हैं एंड और ग्राफ, ये बोलते हैं एंड और ग्राफ। एंड और ग्राफ में आपको कुछ ना इस तरह से दिया होता है कि आप कहीं गोल पे जाना चाहते हो, एक रास्ता तो बी से है, एक सी से है, एक डी से निकलता है। गोल तक जाने का रास्ता यहां से है कि 22 कदम लगेंगे, इधर 21 कदम लगेंगे, यहाँ पे 19 कदम लगेंगे गोल तक जाने के लिए। इन तक पहुंचने के लिए बस एक एक स्टेप ही लग रहा है, बी सी या डी के तक पहुंचने के लिए। अगर ऐसा ग्राफ है तो हम सिंपल है, वी विल चूज डी, डी चूज कर लेंगे, हम डी के थ्रू जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ है वो होता है एंड और मीन्स टू से, एंड और के ग्राफ में क्या होता है, अगर यहाँ पे एक लाइन सी लगी हो ऐसे, तो इसका मतलब है ये रास्ता इकट्ठा है। अगर आप गोल पे जाना चाहते हैं आपको सी प्लस डी लेना पड़ेगा, तो फिर हम डी नहीं चूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सी डी इकट्ठा रास्ता है, वो तो 22 से बढ़ जाएगा। सो हम रादर देन सी डी वी विल चूज बी। क्लियर, समझ आई। एंड और का ग्राफ किसको कहते हैं, दिस इज एंड, ये दोनों, या फिर ये और। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो इसका न्यूमेरिकल है
एक बार किसी पेपर में आप लोगों को आया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। काम सिर्फ सिंपल ही था। अगर तो ये ऐसा है 20, इसका है 19, तो एक सिंपल बात है, वी विल फॉलो पाथ थ्रू बी। हाँ जी, डन। नेक्स्ट सुनो, अगर इस डायग्राम में ये आ गया, इस डायग्राम का मतलब तो ये था कि हमारी कॉस्ट 19 + 1 20 लगेगी अगर हम थ्रू बी जा रहे हैं। लेकिन अगर ये डायग्राम है तो इसका मतलब ये है हमारी कॉस्ट 20 + 1 + 19 + 1 लगेगी, बिकॉज हम थ्रू एंड जा रहे हैं। दिस इज एंड। हाँ जी, डन। प्रियंका, एनी डाउट? So AO star, AO star means to say and or graph. This is the question. AO star है, ये रास्ते हैं। Which is the best node expand next by AO star? कौन सी नोड बेस्ट है? अगर A का चूज करते तो वो आ जाता 42 + 4। अगर B चूज करते, अकेला B चूज ही नहीं कर सकते, बी सी चूज करना पड़ेगा, 3 + 22 + 2 + 24। अकेला सी भी नहीं चूज कर सकते, सिंपल। तो कौन सा रास्ता सही आंसर आएगा? ये आंसर कितना है? 46। ये आंसर नेचुरली है, इससे बढ़ गया, तो ए ऑप्शन इज इट्स करेक्ट आंसर। हाँ जी, डन। वेरी नाइस, ठीक है। सो ए ओ स्टार एंड और ग्राफ है। An algorithm to find a solution in an and or graph must handle and area appropriately. And area को सही तरीके से हैंडल करना होता है। A star algorithm cannot search and or graph effectively. And और ग्राफ को यहाँ पे इफेक्टिवली सर्च नहीं किया जा सकता। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द गिवन फिगर। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंड सिंपल, दिस इज और, जा तो ये रास्ता या फिर आप ये चूज करेंगे इकट्ठा। हाँ जी, डन, क्लियर हो गया? गुड, ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज हमारा एक और सेशन है 4:30 PM। ऑल्सो 7 PM मैं टीम को यूट्यूब सेशन के लिए डिटेल भेजूंगी। तो 7 PM आई वुड लाइक टू डू अ यूट्यूब सेशन। इज दिस फाइन? गुड, ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, दैट इज 4:30 PM। टाइम से ज्वाइन करना क्लास को, ठीक है। एंड क्योंकि जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के टॉपिक्स जो हैं बड़े ध्यान से समझने वाले हैं, तो 1 मिनट भी लेट नहीं, ठीक है। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।